Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 1st May 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about digital access to e-governance system, part of fundamental right under Article 21. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. पहले आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखते हैं एंड देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट. तो आर्टिकल 21 रीड्स लाइक दिस: नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. शॉर्ट में हम लोग कहते हैं कि आर्टिकल 21 इंश्योर्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. तो इसका सरल सा मतलब ये है कि हर एक इंसान को जीने का हक है और उसके जीवन को या फिर उसके फ्रीडम को नहीं लिया जा सकता. इट कैन नॉट बी टेकन अवे एक्सेप्ट एज पर सम लॉ, और वो लॉ भी एक प्रॉपर प्रोसीजर द्वारा बनाया जाना चाहिए. तो जैसे कैपिटल पनिशमेंट का भी प्रोविजन है हमारे देश के अंदर, लोगों को इम्प्रिजनमेंट भी दिया जाता है, जेल की सजा भी दी जाती है, बट दिस इज डन एज पर अ प्रॉपर लॉ, अ लॉ विच इज ड्यूली formulated and has been approved by the legislatures as well as judiciary. Implicit approval judiciary का भी है कि हाँ ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बना है. तो उस कानून की मदद से किसी भी इंसान के लाइफ को लिया जा सकता है, कैपिटल पनिशमेंट दिया जा सकता है या उसको इम्प्रिजन किया जा सकता है, बट अदरवाइज एवरी इंडिविजुअल हैज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड इट कैन नॉट बी टेकन अवे. और अगर कोई फॉरेनर भी भारत की धरती पे है तो उसके लिए भी ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अवेलेबल है. अब ये जो राइट है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी गारंटेड अंडर आर्टिकल 21, टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन किया है सक्सेसिव जजमेंट्स में, और इंटरप्रेट करके इसके एम्बिट को एक्सपैंड किया है. एक सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट इस डायरेक्शन में है फ्रांसिस वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली केस 1981 का. वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के प्रोविजन को इंटरप्रेट करते हुए कहा कि आर्टिकल 21 गारंटीज राइट टू लाइफ बट इट इज नॉट मियर सर्वाइवल और एनिमल लाइक एग्जिस्टेंस. जिंदा रहने का अधिकार, इसका मतलब राइट टू लाइफ कि जिस तरीके से बात की गई है आर्टिकल 21 में, इट इज नॉट अबाउट जस्ट बीइंग सर्वाइविंग और हैविंग एनिमल लाइक एग्जिस्टेंस, कि जिंदा तो जानवर भी हैं बट इंसान के रूप में जिंदा रहने का मतलब टू लिव अ लाइफ फुल ऑफ डिग्निटी. तो आर्टिकल 21 विच रीड्स लाइक इट इज गारंटिंग राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसके एम्बिट को एक्सपैंड करते हुए फ्रांसिस केस में 1981 में ऐड कर दिया कि इट इज राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, क्योंकि इंसान होने का मतलब है कि जिंदा हम तभी हैं माने जाएंगे, सिर्फ सांस लेते हैं तब नहीं माना जाएगा कि हम जिंदा हैं. हम अगर डिग्निफाइड तरीके से अपना जीवन बिता पा रहे हैं तो माना जाएगा कि वी आर अलाइव. So while interpreting this right to life, Supreme Court evaluated कि whether it means mere survival or meaningful life with dignity, and Supreme Court concluded कि it is the meaningful life with dignity. तो ये dignity word ऐड कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि dignity एक constitutional value है. It is mentioned in the preamble of the constitution also. So everyone is entitled to have right to life with dignity. अब dignity बड़ा ही subjective या ambiguous word है कि किस जीवन को बोला जाएगा कि लाइफ ऑफ डिग्निटी है, किस तरीके के लाइफ को बोला जाएगा कि वी आर लीडिंग ए डिग्निफाइड लाइफ. और टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने फिर सक्सेसिव जजमेंट्स में इंटरप्रिटेशंस करके आर्टिकल 21 के अंदर नए नए अधिकारों को इंक्लूड किया है कि ये अधिकार भी होना चाहिए फॉर एन इंडिविजुअल, तभी जाकर के कहा जाएगा कि दैट इंडिविजुअल इज हैविंग अ डिग्निफाइड लाइफ. फॉर एग्जाम्पल 1986 में in Olga Teli case, Supreme Court said कि every individual has right to meaningful livelihood. सबके पास जीवन बिताने के लिए कुछ तो livelihood होना चाहिए. Then only we can say that the person is having a dignified life, and that is how this right to meaningful livelihood also became a fundamental right under Article 21. क्योंकि right to life with dignity का extension की तरह आप मान सकते हैं right to meaningful livelihood.
right against pollution, protection of cultural heritage, right of every child to full development, right against custodial death, right against delayed execution, right to go abroad, right to shelter. इस तरीके से सक्सेसिव जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंदर कौन कौन से और भी अधिकार आएंगे इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट एन इंडिविजुअल इज हैविंग डिग्निफाइड लाइफ, वो बताया और उसके हिसाब से फिर आर्टिकल 21 के एम्बिट को एक्सपैंड किया। उसमें दो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी is also a fundamental right as per Supreme Court judgment in 2017, जिसको कहा जाता है केएस पुट्टास्वामी जजमेंट। उसके अलावा अरुणा सांबा केस 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने यूथनेसिया के ऊपर फैसला सुनाया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने परमिट किया कि पैसिव यूथनेसिया इज परमिटेड। पैसिव यूथनेसिया मतलब अगर कोई इंसान वेजिटेटिव स्टेट में, मान लीजिए कोमा में है, बहुत तकलीफ में है और उसका मेडिकल रिवाइवल अब इम्पॉसिबल है, तो उस केस में उस इंसान को लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स विड्रॉ कर लिए जाएं और उसके कारण अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इस तरह की डेथ को कहा जाएगा पैसिव यूथनेसिया। जबकि अगर किसी इंसान को कोई लीथल इंजेक्शन दे करके अगर डेथ दी जाए तो उसको कहा जाता है एक्टिव यूथनेसिया। हमारे देश में एक्टिव यूथनेसिया इज नॉट लीगली परमिटेड बट पैसिव यूथनेसिया इज परमिटेड। और अरुणा सांबा केस में सुप्रीम कोर्ट अलाउड दिस पैसिव यूथनेसिया। और उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेसिया को परमिट करते हुए अंडर आर्टिकल 21 कहा कि राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू डेथ विथ डिग्निटी। तो ऐसे लोग whose survival या life is now not possible in dignified manner, they should be allowed to have dignified death. That is also part of right to life with dignity. And saying this, Supreme Court permitted passive euthanasia. अगर प्राइवेसी की बात की जाए, राइट टू प्राइवेसी भी एक फंडामेंटल राइट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा केएस पुट्टास्वामी जजमेंट में 2017 में इसका फर्दर एक्सटेंशन हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट में 2018 में नवतेज सिंह जौहर केस में क्वेश्चन रेज किया गया कि इफ प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट देन होमोसेक्सुअलिटी शुड नॉट बी अ क्रिमिनल ऑफेंस। उस टाइम में आईपीसी 377 के अंतर्गत होमोसेक्सुअलिटी, पीपल फ्रॉम सेम सेक्स हैविंग सेक्सुअल इंटरैक्शन, उसको कहा जाएगा होमोसेक्सुअलिटी। दैट वाज डिक्लेयर्ड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, अननेचुरल सेक्स अंडर आईपीसी 377। फिर पुट्टास्वामी जजमेंट के फैसले को ही फर्दर एक्सटेंड करते हुए सुप्रीम कोर्ट में प्रश्न रेज किया गया कि एक प्राइवेसी अगर फंडामेंटल राइट है तो दो इंडिविजुअल्स अगर प्राइवेट में कुछ भी करते हैं इवन इफ दे आर फ्रॉम द सेम सेक्स, तो दैट शुड नॉट बी द कंसर्न ऑफ द स्टेट बिकॉज इट इज देयर फंडामेंटल राइट। एंड लॉजिकली एक्सेप्टिंग दिस आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर केस में होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया। आईपीसी 377 का वो प्रोविजन जो होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनल ऑफेंस बनाता था उसको डीक्रिमिनलाइज किया। हरिया केस, इसको सफीन जहान केस भी कहते हैं, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एवरी एडल्ट हैज राइट टू मैरी पर्सन ऑफ हिज और हर चॉइस। अगेन दैट इज एक्सटेंशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी ओनली। तो राइट टू प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 एंड राइट टू प्राइवेसी का एक्सटेंशन है होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया गया, राइट टू मैरी पर्सन ऑफ चॉइस। या फिर जोसेफ साइन केस 2018 में जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को भी डिक्रिमिनलाइज किया। इफ टू consenting adults are engaged into adultery, extramarital affair, so that is also protected under right to privacy logically। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करते हुए एडल्ट्री को भी डिक्रिमिनलाइज किया। बट सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी कहा कि दैट डज नॉट मीन कि जब हम एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एडल्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। वी जस्ट एक्सपेक्ट दैट एडल्ट्री विल रिमेन अ सोशल क्राइम। समाज में इसको गलत माना जाएगा बट लीगली अब इसको हम लोग क्राइम नहीं बना सकते बिकॉज राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। अब आर्टिकल 21 जैसा कि मैंने आपको कहा टाइम टू टाइम इसके एम्बिट को एक्सपैंड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसी से रिलेटेड ये करंट डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा कि जो भी ई गवर्नेंस के प्लेटफॉर्म्स हैं, कई सारे अब गवर्नमेंट फैसिलिटी जो हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में हमें अवेलेबल होते हैं। जैसे मान लीजिए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना है, किसी नए वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत हमें अप्लाई करना है एज ए बेनिफिशियरी, सो ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल इन ई फॉर्मेट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब ये ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म में जितने भी वेलफेयर डिलीवरी सिस्टम्स हैं ये सब
हर एक इंसान को अवेलेबल हो, ये इंश्योर कराना सरकार की जिम्मेदारी है, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी फंडामेंटल राइट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल गारंटेड अंडर आर्टिकल 21। आपको और अच्छे से ये बात समझ आ जाएगी इफ यू सी द कंटेंट ऑफ द केस। हुआ क्या कि देयर वर सम एसिड अटैक सर्वाइवर्स, उसके अलावा सम विजुअली डिसेबल्ड पर्सन। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कलेक्टिवली ये केस फाइल किया, अमर जैन वाला केस, जहां पे उन्होंने कहा कि बहुत सारे ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म में बेनिफिशियरी की तरह रजिस्टर करने के लिए उनको केवाईसी प्रोसेस फुलफिल करना होता है, और केवाईसी प्रोसेस के लिए उनको बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करनी होती है, जैसे ब्लिंकिंग आईज या फेशियल पोजीशन को रखना होता है ऑन द ऐप, जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए, विजुअली डिसेबल्ड पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कारण से दे आर नॉट एबल टू अवेल बेनिफिट फ्रॉम दिस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। तो फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन सब लोगों का ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 कि तमाम ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऊपर इन लोगों को एक्सेसिबिलिटी मिले। देयर शुड बी सच काइंड ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज इंक्लूसिव इन नेचर, विच इंक्लूड्स एवरी पर्सन फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। देयर शुड बी नो डिजिटल डिवाइड जो ऐसे लोगों को इंक्लूड ना करे। तो आर्टिकल 21 को फर्दर एक्सपैंड करते हुए अगर मैं कहूं तो हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिजिटल डिवाइड ना होना इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, या दूसरे शब्दों में कहें तो इंक्लूसिविटी इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विच प्रोवाइड्स डिजिटल सर्विसेज टू एवरी पर्सन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर फिजिकल लिमिटेशन इज अ फंडामेंटल राइट। अब आप देख नहीं सकते अगर या एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, येट आपका ये अधिकार है कि जो भी ई गवर्नेंस के प्लेटफॉर्म हैं वो आपको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करें, और ये अधिकार गारंटेड है अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज रिटन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में यूपीएससी ने 2023 में ये प्रश्न पूछा था आर्टिकल 21 के ऊपर। थोड़ा सा हिंट्स मैंने दे रखा है, फर्दर यू कैन elaborate upon your own. Next topic is about the caste census, important from our syllabus GS paper 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ गलती से 3 लिखा है, विल करेक्ट इट। सेंसस के बारे में समझते हैं। सेंसस का मतलब ही होता है ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। इस सेंसस के अंतर्गत देश के अंदर क्या लोगों की जनसंख्या है, डेमोग्राफी, किस किस इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, लिटरेसी रेट क्या है, हाउसिंग किस किस तरीके के हैं, कच्चा घर है, पक्का घर है, ये सारे डेटा कलेक्ट किए जाते हैं इन सेंसस। भारत के अंदर जो पहला सिंक्रोनस सेंसस कराया गया था वो था इन 1881 बाय W.C. प्लाउडेन, हु वाज द देन सेंसस कमिश्नर। आज़ादी के बाद से हर 10 साल पे सेंसस कराया जाता है। पहला सेंसस कराया गया था आज़ादी के बाद 1951 में, आज पर सेंसस एक्ट ऑफ 1948, और उसके बाद से हर 10-10 साल पे सेंसस कराया जाता रहा है, जैसे 51 के बाद 61, 71 एंड ऑल। लास्ट सेंसस कराया गया था 2011 में। अभी रिसेंट सेंसस कराया जाना था 2021 में, बट कोविड-19 के कारण वो डिले हो गया। अब मोस्ट प्रोबेबली 2025 में 2021 वाला सेंसस रीस्टार्ट होगा। भारत के अंदर सेंसस कंडक्ट कराया जाता है बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, हु कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सेंसस की जो एक्टिविटी है इट कम्स अंडर यूनियन सब्जेक्ट, अंडर यूनियन लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल। मतलब सेंसस कराने की जिम्मेदारी सरल भाषा में कहें तो भारत सरकार की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अब करंट न्यूज ये है कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने फैसला किया है कि जो अगला सेंसस होगा 2025-26 में शुरू होगा, 2021 वाला, उसमें कास्ट डेटा भी इंक्लूड किया जाएगा। तो भारत में जब से इंडिपेंडेंट इंडिया में जब से सेंसस कराया जा रहा है सिंस 1951, तब से कास्ट सेंसस नहीं कराया जा रहा। मतलब कास्ट रिलेटेड डेटा नहीं लिया जा रहा है कि किस किस जाति के लोग, कितनी संख्या उनकी, कितने एजुकेटेड हैं, क्या इकोनॉमिक स्टेटस है। जो भी सेंसस कराया जाता है 1951 ऑनवर्ड्स, उसमें ब्रॉडली बस शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को आप बिलोंग करते हैं या नहीं, ये पूछ लिया जाता है, उससे आगे नहीं पूछा जाता। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वेरियस रिलीजियस डिनोमिनेशन के हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, सिख हैं, बस इतना पूछा जाता है। इससे ज़्यादा डिटेल में 1951 से लेकर के अभी तक जो सेंसस कराई गई है उसमें डिटेल में नहीं पूछा जाता कि आप कौन से जाति को, कौन से कास्ट को बिलोंग करते हैं। तो मेंबर्स ऑफ कास्ट ग्रुप अदर देन SC and ST हैव नॉट बीन काउंटेड सिंस 1951।
आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स जब सेंसस कराते थे तो वो कास्ट रिलेटेड डेटा भी लेते थे। जैसे 1931 के सेंसस में कास्ट रिलेटेड डेटा लिया गया, 1941 के सेंसस में भी कास्ट रिलेटेड डेटा लिया गया, जो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में किया गया था सेंसस। बट 1941 के टाइम में जो कास्ट रिलेटेड डेटा था वो रिलीज नहीं किया गया। फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कंडक्टेड इन 1951 एंड सिंस देन अभी तक जो भी सेंसस कराया गया उसमें कास्ट लोगों की एग्जैक्टली नहीं ली गई है। मोटा मोटा लिया गया कि क्या आप शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब है, उसके आगे कास्ट नहीं लिया गया है। बट अब जो सेंसस होगा 2021 वाला सेंसस अब 2025 में होगा, इसमें दो नई बातें हैं। पहला, तो इट विल बी कंडक्टेड इन डिजिटल मोड। इसके पहले इस तरह से पेपर फॉर्मेट में होता था, नाउ इट विल बी कंडक्टेड इन डिजिटल मोड। और डिजिटल मोड के लिए सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिनको काम दिया जाता है सेंसस के डेटा कलेक्ट करने के लिए, उनको एक मोबाइल दिया जाएगा जिस पे एक ऐप रहेगा। उस ऐप में तमाम इंफॉर्मेशन के कॉलम के अलावा एक कास्ट वाला कॉलम भी होगा, जिसमें लोगों के अलग अलग कास्ट, जिस अलग अलग कास्ट से वो आते हैं, वो डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा। तो कास्ट सेंसस कराया जाएगा 2021 वाला सेंसस के लिए, विच विल बी कंडक्टेड इन 2025। तो आई टोल्ड यू लास्ट सेंसस वाज इन 2011. Census of 2021 is likely to begin in 2025 and data would be released by 2026. अब जब इतना समझ गए हैं तो एक कॉन्सेप्ट और सीखिए, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, SECC। 2010 में उस टाइम की जो सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट, उसने एक सेंसस करवाया था जिसका नाम था सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में अलग अलग जगहों पे लोगों का क्या इकोनॉमिक स्टेटस है प्लस उनकी कास्ट क्या है वो डेटा कलेक्ट किया गया था। तो सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स along with their caste was enumerated under socio-economic caste census. It was conducted by Ministry of Rural Development in rural areas and Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation in urban areas. Socio-economic caste census के डेटा रिलीज किए गए थे 2016 में, बट इसमें सिर्फ इकोनॉमिक डेटा रिलीज किया गया था, कास्ट वाला डेटा रिलीज नहीं किया गया था। कास्ट वाला डेटा कि किस जाति के कितने लोग हैं और उनकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो डेटा पब्लिक नहीं किया गया। इट वाज नॉट रिलीज इन पब्लिक डोमेन। रादर ये जो कास्ट रिलेटेड डेटा था दैट वाज गिवन टू मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ताकि उसके बेसिस पे अलग अलग वेलफेयर स्कीम लाए जा सकें फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट इन द कंट्री। अब आप कहेंगे कि सर ये जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया गया 2010 में, 2011 में कराया गया था, बेसिकली 2010 में प्लान किया गया था, 2011 में कराया गया था, ये सेंसस से अलग कैसे हुआ? तो समझते हैं। सेंसस इज कंडक्टेड इन इंडिया एज पर सेंसस एक्ट ऑफ 1948 प्लस सेंसस इज कंडक्टेड बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। उसका एक अपना पर्टिकुलर मैंडेट होता है कि लोगों का डेटा देखा जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू लिटरेसी एंड ऑल। ये जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया गया था दैट वाज नॉट ऑफिशियली पार्ट ऑफ सेंसस 2011, इट वाज ओवर एंड अबव सेंसस 2011। तो एक तरफ सेंसस 2011 चल रहा था, दूसरी तरफ सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस चल रहा था। सेंसस 2011 डन बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया which comes under Ministry of Home Affairs, जबकि socio-economic caste census was done by Ministry of Rural Development and Ministry of Housing Urban Affairs. Socio-economic caste census के जो डेटा थे उसमें एक तरफ इकोनॉमिक डेटा थे। इकोनॉमिक डेटा में एकदम डिटेल में डेटा लिए गए कि घर में रेफ्रिजरेटर है कि नहीं, कार है कि नहीं, लैंडलाइन फ़ोन है कि नहीं, कितनी ज़मीनें हैं। और ये जो इकोनॉमिक डेटा है दैट वाज मेड पब्लिक इन 2016। और इकोनॉमिक डेटा के बेसिस पे ही आज के टाइम में तमाम वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे हो। जबकि कास्ट रिलेटेड डेटा भी कलेक्ट किया गया था सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में, बट इट वाज नॉट मेड पब्लिक, इट वाज सिंपली सबमिटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू टेक नेसेसरी एक्शन, कि किसी कास्ट के लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े हो तो उनके वेलफेयर के लिए कोई करेक्टिव मेजर्स लिए जा सके। ये जो इकोनॉमिक डेटा है, सोशो इकोनॉमिक डेटा ऑफ सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसी के बेसिस पे वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। आजकल पॉवर्टी लाइन नहीं लिया जाता फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। फॉर एग्जांपल असम के अंदर अगर बात कर दी जाए तो अरुणोदय स्कीम चलाया जाता है बाय असम गवर्नमेंट, जिसमें पुअर फैमिलीज को कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अब
वो बेनिफिट किन किन फैमिलीज को दिया जाएगा, उसके लिए इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है कि किन फैमिलीज को इंक्लूड किया जाएगा, किसको एक्सक्लूड किया जाएगा। वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेटा, कि परिवार में अगर मान लीजिए 4 व्हीलर है, 15 बीघा जमीन है, तो यू विल बी एक्सक्लूडेड, अगर नहीं है तो यू विल बी इंक्लूडेड, समथिंग लाइक दैट। तो ये डेटा का इस्तेमाल होता है फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। ये डेटा जो है वो अभी भी सीक्रेट है। तो पॉइंट ये है, एक बार फिर से देख लें कि हाउ द कास्ट सेंसस दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन 2025 विल बी डिफरेंट फ्रॉम सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। पहली बात, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ऑफ 2011 वाज आउटसाइड द परव्यू ऑफ सेंसस एक्सरसाइज। The caste data was also not made public. This socio-economic caste census was conducted by Ministry of Rural Development and Ministry of Urban Housing and Poverty Alleviation. जबकि अब जो कास्ट सेंसस कराया जाएगा, इट विल बी डन विद इन द मैंडेट ऑफ सेंसस ओनली एज पर सेंसस एक्ट ऑफ 1948 एंड द डेटा ऑल्सो मे बी मेड पब्लिक। ये जो नया कास्ट सेंसस कराया जाएगा, इसके फायदे क्या होंगे, इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब अलग अलग कास्ट, खासकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, उनके लिए जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उसके डिलिमिटेशन में काम आ सकता है। विमेन के लिए 33% रिजर्वेशन लाया जा रहा है, ऑलरेडी उसके लिए कानून पास किया जा चुका है। तो अब हो सकता है कि विमेन के लिए जो रिजर्वेशन है उसके अंदर सब रिजर्वेशन ला दिया जाए, कि ओवरऑल विमेन के लिए 33% सीटें हैं, लेकिन उसमें से इस कास्ट के विमेन के लिए इतनी सीटें, इस कास्ट के विमेन के लिए इतनी सीटें। तो सब रिजर्वेशन विद इन द विमेन रिजर्वेशन इज पॉसिबल आफ्टर दिस कास्ट सेंसस। वैसे ही ओबीसी रिजर्वेशन जो दिया जाता है, उसमें हो सकता है कि अब सब रिजर्वेशन हो जाए। जैसे 27% ओबीसी रिजर्वेशन है, लेकिन ओबीसी में भी तो अलग अलग जाति के लोग हैं, तो 27% को भी अलग अलग जातियों के बीच में डिवाइड कर दिया जाए, 2% 4% करके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू कास्ट सेंसस डेटा। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर डिसाइडिंग फेयर रेम्यूनरेशन प्राइस ऑफ शुगर केन। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है एफआरपी, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस? देखिए, जैसे एमएसपी होता है 23 तरह के क्रॉप्स के लिए, जिसमें सरकार पहले ही अनाउंस कर देती है कि फार्मर जब अपना क्रॉप हार्वेस्ट कर लेगा, तो मार्केट में अगर उसको डिजायर्ड प्राइस नहीं मिला, तो आकर के वो मंडी में बेच देगा, और भारत सरकार की एजेंसी जैसे कि एफसीआई, वो क्रॉप को खरीद लेगी एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। एमएसपी का तो कॉन्सेप्ट आई जस्ट होप आपको याद होगा, जो थोड़े टाइम से भी पढ़ रहे हैं, आई जस्ट होप आप यू आर एबल टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ एमएसपी। वैसा ही कॉन्सेप्ट है एफआरपी, बट एमएसपी इज फॉर 23 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, एफआरपी इज फॉर शुगर केन। पहला अंतर तो ये हुआ। दूसरा अंतर कि एमएसपी में क्रॉप खरीदती है भारत सरकार की एजेंसी एफसीआई एट ए मैंडेटेड प्राइस, बट एफआरपी में जो शुगर केन क्रॉप है वो खरीदेंगे शुगर मिल वाले। तो एफआरपी इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द शुगर मिल्स। दिस इज द मिनिमम प्राइस दैट शुगर मिल हैज टू पे टू द शुगर केन फार्मर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ शुगर केन। तो इससे क्या हो जाता है, प्राइस इंश्योरेंस मिल जाता है फार्मर को फॉर देयर शुगर केन क्रॉप। अब जैसे एमएसपी इज decided on the recommendation of Commission on Agricultural Cost and Prices, but ultimately finalized by Cabinet Committee on Economic Affairs, which is chaired by Prime Minister. Similarly, जैसे MSP को CSCP recommend करता है and Cabinet Committee on Economic Affairs finalize करता है, similarly FRP को भी CSCP recommend करता है and Cabinet Committee on Economic Affairs finalize करता है। Price of sugar cane को FRP सिस्टम के अंतर्गत लाया गया है बिकॉज शुगर केन इज वन ऑफ द कमोडिटी अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955। तो शुगर केन के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए अंडर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ 1955 एक ऑर्डर रिलीज किया गया, शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966। इसी ऑर्डर का इस्तेमाल करते हुए एफआरपी फिक्स किया जाता है फॉर शुगर केन। करंट न्यूज ये है कि एफआरपी हैज बीन नाउ इंक्रीज्ड फॉर द अपकमिंग सीजन। 340 रुपए क्विंटल से बढ़ा करके 355 रुपीज क्विंटल कर दिया गया। द न्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैंने बस कवर किया ताकि आपको मैं बता सकूं द कॉन्सेप्ट ऑफ एफआरपी। यू कैन ऑल्सो सी कि एफआरपी फॉर शुगर केन हैज स्टीडली इंक्रीज्ड ईयर आफ्टर ईयर। यूपीएससी ने 2015 में एफआरपी पर सीधा सीधा ये प्रश्न पूछा था कि क्या है ये। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ई हाईवेज। तो ई हाईवेज ये टॉपिक मैं इसलिए कवर कर रहा हूं ताकि आपको ब्रीफली बता पाऊं कि ई हाईवेज होते क्या है। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ई हाईवेज वो हाईवेज होते हैं जहां पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है फॉर चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स।
E-highways are roads designed or upgraded to support electric vehicle charging. भारत सरकार ने लक्ष्य बनाया है कि 2027 तक 5500 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज को इलेक्ट्रिक हाईवेज में कन्वर्ट कर देंगे. ऑफ कोर्स उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स का सपोर्ट चाहिए होगा. देयर इज अपग्रेडेशन ऑफ हाईवेज इनटू इलेक्ट्रिक हाईवेज या ई हाईवे will be done in public private partnership model and it will be supported with help of a special fund जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड. ई हाईवेज के लिए पैरामीटर रखा गया है कि ई हाईवेज विल हैव चार्जिंग स्टेशन एवरी 50 किलोमीटर. वैसे हाईवे को कहा जाएगा ई हाईवे. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट इज एम फॉर नेचर इनिशिएटिव, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एम फॉर नेचर इनिशिएटिव इसका पूरा नाम है एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रिस्टोरेशन. इट वाज लॉन्च्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO. इसका मेन लक्ष्य है टू इनहांस कैपेसिटी ऑफ द कंट्रीज, दुनिया के देशों की कैपेसिटी को इनहांस करना ताकि वो इकोसिस्टम को बेहतर तरीके से रिस्टोर कर पाए, इकोसिस्टम को प्रॉपरली मॉनिटर करें, उसके ऊपर प्रॉपर रिपोर्टिंग करें ताकि इकोसिस्टम को रिस्टोर कर पाए. यानी कि डेजर्टिफिकेशन ना होने दें, सॉइल की मॉइस्चर बढ़ाएं, एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करें. दैट वुड बी नोन एज इकोसिस्टम रिस्टोरेशन. दिस प्रोग्राम इज मेनली फंडेड बाय द यूनाइटेड किंगडम. जो एम फॉर नेचर जो प्रोग्राम है इट अलाइंस विथ टारगेट 2 ऑफ कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क. तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क हैज बीन फाइनलाइज्ड अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जिसके अंतर्गत लक्ष्य रखा गया है कि 30% ऑफ लैंड को रिस्टोर किया जाएगा बाय 2030. उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एम फॉर नेचर इनिशिएटिव लॉन्च किया है FAO ने. टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पर प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज टेन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. रफाल एम एयरक्राफ्ट के ऊपर जो प्रश्न था उसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है बिकॉज एयर टू एयर रिफ्यूलिंग इज पॉसिबल फॉर रफाल एम एयरक्राफ्ट ऑल्सो. यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अगर किसी देश का नाम प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री में आ जाता है दैट डज नॉट मीन कि मैंडेटरी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लग ही जाएंगे. सेकंड स्टेटमेंट इस कारण से रॉन्ग है. यहाँ पे तो सीधी सी बात है, RNA साइलेंसिंग इज टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन. Pegasus mobile spyware developed for surveillance. That's all from our side for today. Thanks for watching.